अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? हालाँकि काफ़ी पुराना सवाल हो चुका है और जवाब भी इसका पुराना ही है कि जो आपको कंप्यूटर में, आपकी मशीन में दिखता है, वो हार्डवेयर है और जो नहीं दिखता, वो सॉफ्टवेयर है। इवन अगर आप कंप्यूटर को खोलेंगे और उसके सारे माइक्रो प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड के सामने आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पे भी यही है कि जो आपको दिखता है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो आपको अभी भी नहीं दिख रहा है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगर हम थोड़ा फिलॉसॉफ़िकल हो जाएँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो इस शरीर में जो दिखता है, वो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है और जो नहीं दिखता है, वो आत्मा है। आत्मा नहीं दिखती। या थोड़ा-सा लेमैन्स लैंग्वेज में कि जितना ज़रूरी हमारे जीने के लिए खून है और खून नहीं हो, रुक जाए, चलता ना रहे, तो हम मर जाएँगे। हालाँकि खून हमें दिखता नहीं है बाहर से। उसी तरह से हमारे देश में भी है। जो हमें दिखता है, वो हमारा देश है। जैसे हमारे देश की बाउंड्रीज़ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, मशीनरी हैं, 130 करोड़ पीपल हैं, सरकार है। तो ये तो हमें दिखती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये हमें दिखते हैं। लेकिन जो हमें दिखता नहीं है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जैसे कि आप सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चला सकते, खून के बिना आप की बॉडी बेकार है, खून चलता ना रहे। और जिस तरह से कि आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हमारा देश कुछ भी नहीं है। यही स्पिरिट थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था और एनेक्ट हुआ था, अप्लाई हुआ था हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो बड़े दिग्गज नेता थे, कमिटीज़ के हेड्स थे, नाम मैं बता चुका हूँ पहले ही आप लोगों को, बाकी आप खुद जानने की कोशिश करिए। उन लोगों ने यही सोचा था कि ये जो हम बुक दे रहे हैं इस देश को, ये इस देश की सबसे बड़ी बुक होगी। इट विल बी अबव एनी रिलीजियस बुक, इट विल बी अबव एनी पर्सनल बिलीफ। इन सब चीज़ों से परे ये किताब होगी, ये किताब इस देश को चलाएगी। और उन्होंने कहा कि इस किताब को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीन हम अंग दे रहे हैं आपको। और हमारी कोशिश ये है और हम यही चाहते हैं कि तीनों अंग एक साथ मिल के इस देश की रक्षा करें, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। और तीन अंग कौन से बताए उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आप, इसमें कोई पहले दूसरा भी नहीं है, एक ही बराबर है। लेजिस्लेचर, जो कि आपकी पार्लियामेंट है। लेजिस्लेचर के दो हिस्से हैं, आपको पता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ लोकसभा, 543 मेंबर्स। अभी आपके जनवरी में एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दो एंग्लो इंडियंस का जो प्रेसिडेंट नियुक्ति करते थे, वो हटा दिया गया है। तो 245 होते थे, 545 होते थे, 543 रह गए। उसी तरह से अपर हाउस है, जिसमें आपके जो है सेलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज है, उससे सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें 245 मेंबर्स हैं, राज्यसभा या अपर हाउस। तो ये कहलाई जाती है लेजिस्लेचर, कानून बनाती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब हुआ? जिनको कानून एग्जीक्यूट करने हैं, सिंपल सी बात है। चलाना है देश, तो चलाता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे पहले टॉप पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति। उसके बाद में नंबर आता है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का और उनकी कैबिनेट का। ओके, सेंट्रल कैबिनेट का आता है। तो ये एग्जीक्यूटिव हो गई। इसी तरह से स्टेट्स की अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे भी गवर्नर्स हैं, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहीं पे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब आइए साहब तीसरी जगह, तीसरा हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है या लेजिस्लेचर सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव सर्वोपरि है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसलिए हुई थी कि अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है, कहीं पे कानून बनाने में गलती हो रही है, उन कानूनों का पालन करने में एग्जीक्यूटिव गलती कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इस तरह से देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का हनन ना हो। इज दैट क्लियर? तो तीनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बराबर हैं और इस प्रकृति को चला रहे हैं।
ओके, तो जो एनर्जी है चलाने के लिए, वो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, एक मोटा मोटी मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको ये एक सिंबल दे सकता हूँ। आइए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं। ओके, 22 पार्ट्स हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इसके सिर्फ 3 पार्ट्स इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट थ्री में क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, और फंडामेंटल राइट्स में अभी आपको बताऊंगा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब यहाँ पे स्टेट कहता हूँ, स्टेट का मतलब है पूरा सरकार का साम्राज्य, जो पूरी सरकार है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके और एक ग्राम प्रधान तक, या प्राइम मिनिस्टर से लेके और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेटर तक या काउंसिलर तक, ये सब स्टेट कहलाया जाएगा। तो ये इसके चलाने की तरकीबें इसमें बताई गई हैं। पॉलिसी क्या होगी, कैसे इस देश में सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी, जिसमें सुख शांति और तरक्की बनी रहे। ओके, तो दिस इज डीपीएसपी। अब देखिए, हमारा जो पार्ट 3 है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मूल अधिकार जिन्हें हम कहते हैं, ये शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से और जाते हैं आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक। और आपका जो डीपीएसपी है उसके बाद शुरू होता है, चौथा पार्ट है, तो 36 से शुरू होते हैं और 51 तक जाते हैं, आर्टिकल 51 तक जाते हैं। तो हमने 2 पार्ट्स देख लिए, पार्ट 3, पार्ट 4, और हमने आर्टिकल्स देख लिए, पहले 12 से 35 और फिर 36 से 51। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक और मैं पार्ट की बात करूंगा इस समय, दैट इज पार्ट 20। पार्ट 20 जो है, उसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, लेकिन वो कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है, वो बड़ा महान आर्टिकल है। पार्ट 20 का आर्टिकल 368 सरकार को, यानी लेजिस्लेचर को, ये राइट देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेंड किया जा सकता है। अमेंड मतलब इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है, कौन से चेंजेस लाए जा सकते हैं, कौन से नहीं लाए जा सकते हैं, ये कहाँ लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो आपको ये पार्ट 20 और इसका आर्टिकल 368 भी अब याद रखना पड़ेगा। आज मैं आपसे पहली बार गुजारिश करूंगा, ये स्पेशल एपिसोड है, थोड़ा सा हाथ में एक कागज़ कलम लेके बैठें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइवर्जन्स आने वाले हैं, और वो डाइवर्जन से आपको लगेगा कि दिवेश मिश्रा कहाँ कहीं कभी चले जाते हैं, कभी नागपुर तो कभी कानपुर, तो ये क्या तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं ये। लेकिन जब आप ये कागज़ कलम लेके बैठेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, नागपुर से कानपुर जाना अचानक से ज़रूरी था। ठीक है, ओके। तो ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिए। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 470। इनिशियली इतने नहीं थे, बढ़ते 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 हो गए। इसी तरह से शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स थे, 8, और फिर बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 12 शेड्यूल्स हो गए। तो रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल्स टोटल 470, पार्ट्स टोटल 22 एंड शेड्यूल्स टोटल 12। अब शेड्यूल्स में भी एक शेड्यूल आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, शेड्यूल नंबर 9। 8 तो दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें 8 शेड्यूल्स दिए थे, 9वां शेड्यूल। तो ये जो चीज़ मैं आपको थोड़े से नुक्ते बता रहा हूँ, ये याद रख लें आप, ये आपके काम आएंगे। अब देखिए, चूंकि पावर दी हुई है 368 में, तो अब जब पावर दी होती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई आदमी उसको यूज़ ना करे। ओके, उसके लिए फिर भगवान कृष्ण जैसा योगी होना पड़ेगा आपको। तो हुआ ये कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे करे हुए साइन सूखे भी नहीं थे, जैसे कहते हैं इंक वॉज स्टिल वेट। ओके, और पहला अमेंडमेंट आ गया साहब 1951 में। उस समय इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शंस आपके हुए थे 51 अक्टूबर से शुरू होकर और 52 जनवरी तक चले थे, और जनवरी में ही फिर वापस नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे। लेकिन अभी तक तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही देश चला रही थी, जिसने हमें संविधान दिया था। तो साहब इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी याद आ गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा परफेक्ट नहीं है, तो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। परफेक्ट चीज़ में तो अमेंडमेंट होता ही नहीं।
तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ाई भी कर दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड नहीं है। अब थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ। आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई एक निर्दयी आदमी किसी जगह घुस के कभी बच्चों को, कभी मॉल में गन से भून देता है। ओके, 30, 40, 25, 50 लोग मारे जाते हैं। फिर पूरे अमेरिका में हल्ला मचता है कि गन कंट्रोल होना चाहिए, गन कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी फ्रीडम है आर्म्स रखना, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है, असंभव नहीं तो नियर टू इम्पॉसिबल तो है ही, तो हो नहीं पाता। ओके, ऑन द अदर हैंड एक सो कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का, जिसने हम पे 200 साल शासन किया। उनके यहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। संसद में जब भी कोई कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, बड़ा आसान है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। हमारा देश जो है इनके बीच का है, मुश्किल भी है और मुश्किल नहीं भी है। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नेहरू जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। नेहरू जी जो कहते थे हो जाता था। सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस की थी, राजेंद्र बाबू कांग्रेसी थे, सरदार पटेल कांग्रेसी थे, उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे। तो उनकी डेथ हो गई थी, थोड़ा जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी। जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी सरदार पटेल की, महात्मा गांधी भी की भी डेथ हो चुकी थी, तब तक तो ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह की कोई गुंजाइश थी नहीं। लेकिन पहला अमेंडमेंट उनकी डेथ के बाद आया, और उसमें कुछ तो बातें लैंड रिफॉर्म्स की थी। लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी थे करने, ज़मींदारी प्रथा थी यहाँ पे, और नेहरू जी ने एक उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शेड्यूल 9 की स्थापना कर दी, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब ये शेड्यूल 9 है क्या साहब? ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। शेड्यूल 9 ये कहता है कि इसमें जो भी कानून डाल दिया जाएगा उसका फिर ज्यूरी, उसका फिर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब वो बियॉन्ड एनी रिव्यू हो गया, सीजर्स वाइफ। ओके, बियॉन्ड डाउट। वो एक ऐसी, एक जिसे कहते हैं कि होली काऊ हो गई कि जिसको खबरदार इधर आसपास मत आना टाइप की। तो सारे स्टेट्स ने अपने लैंड सीलिंग के, लैंड रिफॉर्म्स के कानून बनाए, और उसमें सब शेड्यूल 9 में डालते चले गए, और इतना तक हो गया कि अब 280 उसमें कानून है। सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं, बहुत से कानून उसमें डालती स्टेट्स चली गई। तो ये जब कानून बन गया एक 51 में, और उसके बाद में कई लोगों की जब उसमें था कि आपकी फ्रीडम्स जो हैं वो स्टेट की फ्रीडम से ज़्यादा नहीं है, देश की फ्रीडम से ज़्यादा नहीं है, तो बहुत से लोगों ने केसेस करने शुरू कर दिए एजुकेशन के बारे में कि भाई सब बराबर हैं, कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, फिर लैंड सीलिंग का, और इस तरह से बहुत से केसेस इसमें आते रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें गवर्नमेंट हारती भी रही, कई बार गवर्नमेंट जीतती भी रही, लेकिन नेहरू जी कोई विंडिक्टिव आदमी नहीं थे। वो समझते थे, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उन्हें दोनों तरफ का अनुमान था। उन्हें था कि जो हमारे न्याय का तराजू हम दिखाते हैं, जिसमें एक स्त्री है हमारी न्याय की, जो एक आइकॉन है, पट्टी बंधी हुई है, तराजू है, बैलेंस, तो उन्हें पता था हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। अब यहाँ पे मैं फिर एक डिटूर ले रहा हूँ, बैलेंस क्या करना है। एक तरफ तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपका पार्ट 3 शेड्यूल 12 से लेके 35 तक एश्योर करता है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट ये, मेरा फंडामेंटल राइट ये। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की मजबूरी देश को चलाने की है। अगर वो हर XYZ के बारे में सोचती रहे, भाई इधर से ना करूं, इधर से ना जाऊं, कि इसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो देश भी नहीं चल सकता, तो DPSP फेल हो जाता है। तो तराजू में एक तरफ क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3, और दूसरी तरफ पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो चूंकि मेजॉरिटी का ध्यान रखना था, इसलिए नेहरू जी ने भी यही सोचा कि भाई ठीक है यार, फंडामेंटल राइट्स इधर उधर थोड़े से वायलेट होते हों, ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए, तो DPSP उधर आ गए। अब आप दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन भी है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि इसके एक पलड़े में
ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं लिखा नहीं है कि जो न्याय के दो पलड़े हैं इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए। एक तरफ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा जो आर्टिकल है 13, आर्टिकल 13 जो डिफाइन करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। 12 से 35 तक बताया ना मैंने, तो 13 डिफाइन करता है कि आपके राइट्स हैं क्या, फंडामेंटल राइट 7 हैं। उस समय 7 थे, एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 1978 में आया था मोरारजी देसाई के टाइम पे। ठीक है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के उसको क्या कर दिया गया, लॉ बना दिया गया। देखिए, कानून में और फंडामेंटल राइट में फर्क है। कानून को आप किसी भी अदालत में ले जा सकते हैं, एक अदालत से हार सकते हैं, दूसरी में जा सकते हैं, जीत सकते हैं, दूसरा आदमी लड़ सकता है आपके अगेंस्ट, वो हायर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर आपका कहीं पे क्वेश्चन में आ जाता है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। वहाँ दरवाजे पे गुहार लगा सकते हैं कि साहब, योर ऑनर, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप मेरी मदद करिए, रिस्टोर करिए इसको। ओके, तो ये फर्क है कानून में और फंडामेंटल राइट में। ओके, आगे चलते हैं। तो एक पलड़े में आपका है फंडामेंटल राइट और दूसरे पलड़े में क्या है, आर्टिकल 368, जो पार्ट 20 का एक ही आर्टिकल है। 368 कहता है नहीं साहब, कोई भी राइट हो अमेंड किया जा सकता है उसको। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पे। तो इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके हमारे देश में थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगी। एक केस आया 1967 में। अब देखिए, नेहरू जी नहीं रहे थे, काफ़ी आघात लग गया था उन्हें। 62 का वॉर हारने के बाद में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। ऐसा कोई बड़ा भयंकर वॉर तो नहीं था, पूरे देश में तो नहीं हुआ था, नेफा में और लद्दाख में कन्फाइन था। लेकिन यस, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन कृष्णा मेनन हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। वो नेहरू जी उनसे कभी भी खुश नहीं रहते थे। नेहरू जी वैसे राजेंद्र प्रसाद से भी उनकी बनती नहीं थी ज़्यादा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने हारने के बाद में उनको कहा कि भाई, अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते तो कम से कम अपने डिफेंस मिनिस्टर का इस्तीफ़ा दिलवाइए, हम वॉर हार चुके हैं। किसी भी देश में सरकार गिर जाती है ऐसे मौके पे। लेकिन खैर, देश ने संतोष कर लिया। बड़े बड़े योद्धा थे हमारे पॉलिटिशियंस, बहुत नाम था उनका, तो इतना भी हो गया, यही बहुत था। लेकिन राधा कृष्णन से उनकी कुछ बनती नहीं थी। कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया तो राधा कृष्णन भी चुप हो गए। खैर, इस दौरान बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय पाकिस्तान को लगा कि ये तो चाइना ने इसे कमज़ोर कर दिया इंडिया को, और उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया हमारे बॉर्डर पे। इसको किया उन्होंने LOC पे, विच इज़ JNK और पाकिस्तान की बाउंड्री है। लेकिन होते होते वॉर बन गया और पंजाब राजस्थान भी खुल गए। और इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना किसी कंट्री के अगेंस्ट हूँ ना कुछ, ठीक है, अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान इसमें हारा था। पाकिस्तान एग्रेसर था, बड़ी बुरी तरह से अटैक करने आया था, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तो आप समझ सकते हैं, हार ही हो गई ना। लड़ने आए आप बड़ा लाठी डंडे लेके और फिर अपना सा मुंह लेके चले गए, तो इसको भले ही हमने भी कुछ नहीं गेन किया, लेकिन हारे तो आप ही ना, चढ़ाई तो आपने की थी। इससे शास्त्री जी का कद बहुत बढ़ गया। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल प्रेशर में इंडिया ने एक संधि की ताशकंद में। ताशकंद आजकल उज्बेकिस्तान में है। आपको पता है, पहले USSR हुआ करता था, उज्बेकिस्तान उसकी एक स्टेट थी, लेकिन वो अलग हो गए और सेंट्रल एशिया का हिस्सा हो गए। और इसकी कैपिटल है ताशकंद, बहुत खूबसूरत शहर है। ओके, ताशकंद में जब समझौता किया, साइन किया, और उसी रात में शास्त्री जी की डेथ हो गई। शास्त्री जी की डेथ होने से फिर दोबारा एक वैक्यूम खड़ा हो गया। और इसके बाद में जो इलेक्टेड कांग्रेस के आए प्राइम मिनिस्टर, वो आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वैसे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शी वॉज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ लाल बहादुर
शास्त्री। तो ये बन गई, तो थोड़ा-सा इन्हें असुरक्षा की भावना रहती थी। पिता का साया तो था नहीं, पिता के ऊपर एक ठप्पा भी लगा हुआ था 1960 वॉर के हारने का। तो इनसिक्योरिटीज़ जब आदमी में बढ़ती हैं, तो आदमी बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठी करने की कोशिश करता है। तो पावर फिर चाहे वो किसी भी तरह की मीन्स हो, लेकिन एक चीज़ है, डेमोक्रेसी में पावर क्या होती है? डेमोक्रेसी में गन की पावर तो नहीं होती ना साहब। ये कोई पाकिस्तान का मार्शल लॉ तो नहीं है, या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है कि गन के दम पे आप कुछ भी कर लेंगे। तियाननमेन स्क्वायर भी करा देंगे, हांगकांग पे चढ़ाई भी कर देंगे। डेमोक्रेसी में पावर होती है पब्लिक की। तो इन्होंने कई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स। ओके, मैं आज की डेट में जब इन्हें देखता हूँ, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन एज एन इंडियन सिटीज़न, एज ए पैट्रियट है कि ये जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड थे। सिर्फ इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए रिफॉर्म्स किए गए थे। तो इसी में एक केस आया, गोलकनाथ केस। देखिए, ये दो ब्रदर्स थे पंजाब के। पंजाब तो सबको मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। पंजाब में एक ज़िला है जलंधर, वो भी सबको मालूम है। और वहाँ पे हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो ब्रदर्स थे, और इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। जो ये 500 एकड़ ज़मीन थी, जब पंजाब लैंड सीलिंग एक्ट आया, तो उन्होंने कहा सरकार ने कि भाई आपको 30-30 एकड़ मिलेगी दोनों भाइयों को, और बाकी तो 30-30 मीन्स 60 एकर्स, 30+30, बाकी 440 एकर्स वी आर एक्वायरिंग, हम ले रहे हैं। ओके, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट आ गए तो देखिए, चूंकि वो तो बन चुका था, कानून तो बन चुका था, और कानून पंजाब का बन के 9th शेड्यूल में भी पड़ चुका था। मतलब आप चैलेंज तो कर ही नहीं सकते, हाथ कानून के बंधे हुए। लेकिन और केस हारना ही था उनको, लेकिन केस हारने के बावजूद भी बात इस समय लैंड की नहीं है, यहाँ पे जमीन अमीन की बात नहीं है। बात यह देश कैसे चलेगा। आप समझ रहे हैं, जमीन तो एक छोटा सा मुद्दा हो गया, बहुत एक बाई प्रोडक्ट हो गया। देश कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको, सरकार को, मतलब सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं कहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहता है, आपको जो संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स एश्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको टच करने की इजाज़त नहीं है। इंदिरा गांधी तिलमिला गई इस बात से। देखिए, आप किसी भी चीज़ को दो तरह से ले सकते हैं। एक ले सकते हैं कि यस इसमें भी कुछ भलाई होगी, और एक ले सकते हैं अपनी कि मैं पर्सनली हर्ट हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इसको पर्सनल हर्ट के मामले में लिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2-3 मुद्दे थे। एक मुद्दा ये और था कि कांग्रेस में भी फूट पड़ने लगी थी, कांग्रेस में भी फूट पड़ने लगी थी। मोरारजी देसाई जो सबसे सीनियर कांग्रेसी थे, उनको 2 बार इग्नोर कर दिया गया था। एक बार लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, और एक बार इंदिरा के टाइम में। और दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? के कामराज। कामराज ने बहुत सालों तक तमिलनाडु पे राज किया, चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ पे। बाद में, उसके बाद में सीएन अन्नादुरई आ गए। सीएन अन्नादुरई के शिष्य थे के करुणानिधि, वो बहुत साल रहे वहाँ पे। ये पार्टी इज नोन एज डीएमके। खैर, अब यहाँ पे साहब ये 67 में गोलकनाथ केस हुआ, तो इंदिरा जी तिलमिला गई, पूरी तरह से तिलमिला गई। और फिर इसी दौरान प्रिवी पर्स हुआ था। तो प्रिवी पर्स का ये सिस्टम था कि जो राजाओं ने अपने देश में विलय किया था, और उन्हें पर्सनली गारंटी दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि हम तुम्हें कुछ पैसे देते रहेंगे, जिस पैसे से आप अपनी मेंटेनेंस करते रहें। तो साहब वो इंदिरा गांधी ने एबॉलिश कर दी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट कौन गया? माधवराव सिंधिया। ओके, जो उनकी माता थी विजय राजे सिंधिया, ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और एक केस भी बड़ा फेमस हुआ। माधवराव सिंधिया बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे गवर्नमेंट हार गई। उसी तरह से 69 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो एक बैंकर थे बॉम्बे के, कूपर, जिनके नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा कूपर हॉस्पिटल भी है।
तो वो भी चले गए। उन्होंने कहा कोई कॉम्पेंसेशन नहीं यार, कुछ नहीं, मेरा बैंक था, 2 बैंक्स थे उनके, उठा के आपने ले लिए, हमें कुछ दिया नहीं, ऐसे कैसे? वो भी केस हार गए। इससे इंदिरा गांधी और तिल मिला गई बुरी तरह से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो 71 में वो धड़ाधड़ अमेंडमेंट्स लेके आई। इन अमेंडमेंट्स को कहा जाता है अमेंडमेंट 24, 25 एंड 26, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और उन्होंने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब है उन्होंने ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है, लेजिस्लेचर से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट्स के बाद में अब हम जो मर्जी आए करें, सुप्रीम कोर्ट के परव्यू के बाहर हैं हम। ओके, तो ये बात यहाँ पे चलती रही। सुप्रीम कोर्ट देखता रहा, क्योंकि उनकी पहले की टेंडेंसी थी एक बेनेवोलेंट, एक ढंग के आदमी से, एक जिसने देश के लिए लड़ाई की है उससे डील करने की, उन लोगों से डील करने की जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनमें ये थे साहब आपके नेहरू जी, पटेल साहब, ये सारे। तो तब तो मंजूर था, लेकिन अब तो लगा कि यार हम कर क्या रहे हैं, फिर हमारी ज़रूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट को? लगा ठीक है, आप ही दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो फिर। क्योंकि एक अमेंडमेंट इन्होंने ये भी किया जिसमें कि अगर लेजिस्लेचर कोई अमेंडमेंट के लिए देती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे, जो मर्जी आए कर लो, आप वापस नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीज़ें होते मामला बहुत गर्म हो गया था। तो इस दौरान एक मामला आया और उस मामले को कहते हैं केशवानंद भारती केस। ओके, अब थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि केशवानंद भारती केस है क्या। केरल राज्य आपको पता है, बहुत फेमस है। केरल में एक जगह है कासरगोड। कासरगोड जिला नॉर्थ केरला में आता है और बहुत खूबसूरत है। मैं 1-2 बार नहीं, 10 बार जा चुका हूँ वहाँ पे अपने जॉब, जब मैं स्टेट बैंक ग्रुप में था। तो वहाँ पे एक मठ है हिंदू धर्म का, शिव का मठ, शैव संप्रदाय का, उसको कहते हैं एडनीर मठ। उसके जो हेड होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। तो हिज होलीनेस केशवानंद भारती, नाम तो उनका बहुत बड़ा है, जगत गुरु समथिंग लाइक दैट। ओके, केशवानंद भारती के मठ की ज़मीन केरला गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक्वायर कर रहे हैं, हम इसको एक्वायर कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच, अब आप छोड़ दीजिए। केशवानंद भारती ढूंढ रहे थे वकील, तो यहाँ पे नानी पालखी वाला एक वकील है थे। नानी पालखी वाला की हम हिंदुस्तानी जितनी भी इज्जत करें वो कमी है। आप उनका जितना भी सम्मान करें, आप उनको भारत रत्न, खैर उन्हें मिला नहीं, लेकिन 1 बार नहीं 2 बार भी दें तो भी शायद कम है। क्योंकि आज अगर हम रशिया, चाइना, टर्की, निकरागुआ इनकी तरह नहीं है। आज हमारे यहाँ बोलने पे, अपना धर्म पालन करने पे, अपना प्रोफेशन फॉलो करने पे, इन सब की अगर हमें आज़ादी है, किसी भी राज्य में जाके कोई भी काम करने के, अगर इन सब चीज़ों की आज़ादी है तो वो उस आदमी की वजह से जिसको हम कहते हैं नानी पालखी वाला या नाना भाई पालखी वाला। पालखी वाला इसलिए कि पालखी, जैसे हम नॉर्थ में पालकी भी कहते हैं, इनके दादा परदादा उस बिजनेस में थे। तो गुजरात में एक वो है कि अगर आप माना बॉटल्स इकट्ठी करके बेच रहे हैं तो बाटली वाला बन जाते हैं। तो इस तरह से गुड़ का बिजनेस है तो गोल वाला, रंग का बिजनेस है तो रंग वाला, इस तरह से एक कल्चर है नाम देने की, हर जगह होती है अपनी अपनी। ओके, तो नाना भाई पालखी वाला बॉम्बे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसी बॉम्बे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट अंबेडकर साहब भी थे, डॉक्टर अंबेडकर। और इन्होंने कहा मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं आपके लिए जो अमेंडमेंट 26 है इसको मैं चैलेंज करूंगा। ओके, इसको चलिए कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में गए, जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस थे और उसके पहले गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच, जो कि सबसे हाईएस्ट थी, वो बैठ चुकी थी।
अब उसी तरह का अगर आपको डिसीजन लेना है तो उससे बड़ी बेंच होनी चाहिए। लकीली उस समय 13 जजेस थे, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सीकरी को मिला के। तो 13 जजेस बैठे। पहले दिन तो एक, मैं तो सच में उसको एक कॉन्स्पिरेसी कहूँगा, पहले दिन तो नानी पालखीवाला को बोलने ही नहीं दिया गया। नानी पालखीवाला ऑलमोस्ट रो पड़े कि अरे कैसे हैं, कहीं पे टोक देते हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं फ्लो ही नहीं बन पा रहा है, अजीब अजीब क्वेश्चन करके मुझे मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा अगले दिन। लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड, विल पावर प्रिवेल्ड। आप देखिए, आज आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो आप टंग टाइड हो जाते हैं बात करने में। यहाँ आप किससे लड़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो भी ऐसी गवर्नमेंट से जो खुंदक में है एकदम, जिसको आपसे कोई सिंपैथी नहीं, पूरी मशीनरी आपके अगेंस्ट लगा दे रही। आसान है, लेकिन इस आदमी ने लड़ा, और क्या लड़ा, 68 दिन तक केस चला। और फिर उसके बाद में 24 अप्रैल 2013 को इसका डिसीजन आया, 700 से भी ज़्यादा पेजेस का। बहुत सी चीज़ें इसमें डिसाइड हुई। एक चीज़ डिसाइड हुई कि 9th आर्टिकल अनटचेबल, 9th शेड्यूल, माय मिस्टेक, 9th शेड्यूल अनटचेबल नहीं है एक। लेकिन इससे भी बड़ा, हालांकि गोलकनाथ केस को रिवर्स कर दिया इस बेंच ने। उसमें था ना कि आप टच नहीं कर सकते। उसके पहले यह था कि आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 368, उन्होंने कहा है दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, आप इनको जोड़ने की कोशिश मत करिए। ओके, आर्टिकल 13 में जो आज़ादियां दी हुई हैं, 368 इतना बड़ा नहीं है कि आप इनकी आज़ादियों को छीन लें। यहां इन्होंने कहा कि आज़ादी भी छीनी जा सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के एक डॉक्ट्रिन को, ओके, एक कोर वैल्यू को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक इसका जो आर्किटेक्चर है उसको आप टच नहीं करेंगे। तो इससे भी इंदिरा गांधी बहुत तिलमिला गई, और ये जजमेंट हुआ 7-6 पे। उन्हें लगता था सारे 13 के 13 लोग जजमेंट दे देंगे कि ये गलत है। देखिए, केस तो हारना था उन्होंने उसको पलटा नहीं। गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की और वो लैंड लोगों में बांटी गई, लेकिन इससे हमारे देश को एक नई दिशा मिली। एक नई दिशा ये मिली कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल चीज़ें आप उनको टच नहीं कर सकते, जैसे हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में इंडिविजुअल आदमी की फ्रीडम है, हमारे देश में कहीं भी काम करने की आज़ादी है। तो गवर्नमेंट ने कहा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के प्लीडर कौन थे? मिस्टर सीरवई। मिस्टर सीरवई भी नानी पालखीवाला की तरह पारसी जेंटलमैन ही थे और उसी लॉ कॉलेज के प्रोडक्ट थे। और बाद में सीरवई साहब ने ये भी कहा, जब लग गया, इमरजेंसी लग गई तब, कि नानी, बिकॉज ऑफ यू वी आर स्टिल हैविंग सम फ्रीडम। और ये बहुत गलत डिसीजन है इंदिरा गांधी का कि उसने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन फिर भी हम सांस ले पा रहे हैं। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो हम सांस भी नहीं ले पाते आज की डेट में। इतनी ज़्यादा पावर्स इन्होंने अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कर ली थी। तो अब देखिए, हुआ ये कि 7-6 के डिसीजन से ये हुआ। जस्टिस सीकरी का लास्ट डे था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, अगले दिन रिटायर होने वाले थे 25 को। 24 अप्रैल को ये डिसीजन आया था। तो इस डिसीजन से जो एक मूल धारणा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कहा गया कि आप इसे टच नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रक्चर। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को उसके बाद में बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने में अप्लाई किया। उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर अनटचेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट लेजिस्लेचर, नॉट एग्जीक्यूटिव। इंदिरा गांधी को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, और उन्होंने 71 में ही इलेक्शंस करा लिए, 12-14 महीने पहले। और उन्होंने देश के आगे जाके कहा, देखो मैं तो चाहती हूँ कि प्रिवी पर्सेस बंद हो, राजा महाराजा खा रहे हैं,
मैं तो चाहती हूँ कि सबको समानता मिले, रिजर्वेशंस मिलें, मैं तो चाहती हूँ कि सब में ज़मीन बराबर बराबर बटे, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। राजा महाराजा मेरे अगेंस्ट हैं, बड़े बड़े बैंक वाले मेरे अगेंस्ट हैं क्योंकि मैंने नेशनलाइजेशन कर दिया, ज़मींदार मेरे अगेंस्ट हैं। ओके, तो मुझे वोट दीजिए। और बहुत बहुमत से वो जीत के आई। और उसके बाद में फिर इंडो पाक वॉर भी हुआ। इंडो पाक वॉर होने के बाद में हम जीते भी, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज़ इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई कि जब उनके अगेंस्ट एक जजमेंट आया 75 में कि आपने, जो उसको कहते हैं राजनारायण केस, कि आपने धांधली की है चुनाव में और आपको यहाँ से हट जाना पड़ेगा, तो उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद में उन्होंने और भी कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर को कम करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आई विच इज़ वेरी फेमस, और 42nd अमेंडमेंट, जिसमें ये था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या एमपी चुनाव जीतता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का हक नहीं कि वो कैसे जीता, वो धांधली से जीता हो, कैसे जीता हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की बात है। तो इससे क्या शुरू हुआ? बूथ कैप्चरिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा लैंड एक्ट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, लैंड का ऐसा रहा कि ज़मींदार, ठीक है, गलत था वो, उनके अंडर में मजदूर काम करते थे, किसान जोतते थे, बोते थे। उन्होंने वहाँ से ज़मीनें छीन के उनको दे तो दी, लेकिन उन किसानों के पास पूंजी कहाँ है? उनके पास ना फर्टिलाइज़र के पैसे, ना बीजों के पैसे हैं, ना उसके बाद हार्वेस्टिंग के पैसे, ना कोई टूल खरीदने के पैसे हैं। तो लोग ज़मींदार के चंगुल से निकल के किसके चंगुल में फंस गए? साहूकार के। ओके, वो आज भी चल रहा है। फिर उसके बाद में 90s से पलायन शुरू हो गया, या लेट 80s से इन्हीं किसानों का, जो एक मजदूरी बन के रह गए थे कर्ज के तले, शहरों की तरफ भागने का, और जिसका आज हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर, ये एक टाइम में वही लोग थे जिनको ज़मीनें दी गई थी छोटे छोटे टुकड़े कि भाई खा लो, लेकिन सस्टेनेबल फार्मिंग भी वो कर नहीं सके। अच्छा, अब आ गया प्रिवी पर्स। जो राजा महाराजा थे, नवाब थे, उसमें से मेजॉरिटी ऐसे निकले जो अपनी हवेलियाँ, कोठियाँ, बड़े बड़े महल भी मेंटेन कर नहीं पाए। उनकी ज़मीनें सब चली गईं, साधन सब चले गए, पैसे थी नहीं। तो मैं कुछ सिंपैथी वगैरह यहाँ नहीं, या हालांकि वो भी हमारे देश के ही नागरिक थे, लेकिन बड़ी बड़ी धरोहर बिल्डिंगें, जिन्हें कहते हैं हेरिटेज बिल्डिंगें, वो ज़मीन में मिल गई। तो कोई ये नहीं सोचा गया कि क्या हम लैंडलॉर्ड के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके ऐसी कोई कोऑपरेटिव, ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कुछ, जहाँ पे कैपिटल ज़मींदार की रहे लेकिन हक मालिकाना उसका रहे, दोनों ही खुश रहें। जल्दबाजी में किए गए निर्णय थे। नेशनलाइजेशन का ले लीजिए। नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया कि सबको वो मिल सके, छोटे छोटे लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल सके। हुआ क्या, आज आप कोई भी स्कैम पढ़ते हैं जहाँ पे लोन एनपीए हो गया है, पैसे लेके भाग गया, चाहे नीरव मोदी या मल्ल्या, सबको पैसे किसने दिए? इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, जो नेशनलाइज्ड हुए थे। तो आप ये देखिए कि वो पर्पस भी नहीं हुआ, सबके अकाउंट्स तक नहीं खुले। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स तब खुले जब जनधन योजना शुरू हुई। उसके पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम हर भारतवासी को हम एक अकाउंट तो दे दें। तो मेरे ओपिनियन में बड़ी जल्दबाजी में पब्लिक को खुश करने के लिए डिसीजंस लिए गए, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं था और इनके रिजल्ट्स भी उल्टे ही आए। अभी भी उसका भुगतान भुगत रहे हैं। तो केशवानंद भारती केस ने एक हमारा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की लाज रखी, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है नानी पालखीवाला को। इनके दो बहुत एबल असिस्टेंट्स भी थे। एबल असिस्टेंट्स कौन थे? एक थे फली नरिमन, ओके, और दूसरे थे सोली सोराब जी। सोली सोराब जी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल भी बने। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों ही हमारे नानी पालखीवाला और इनके अगेंस्ट सिरवई साहब थे। तो सिरवई साहब दोनों ही ये हमारे कांगा, एक ये भी पारसी लॉयर थे, कांगा जी के, जमशेद जी कांगा, इनके शिष्य थे।
इनके यहाँ से ही इन्होंने अपनी शुरुआत की थी करियर की। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कैसे एक कुछ लोगों ने मिल के इस देश को बचाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हमारे नानी पालखीवाला का। मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुझे भी एक बार मौका मिला था नानी पालखीवाला की बजट स्पीच सुनने का। जिस दिन बजट आता था उस दिन लोग फाइनेंस मिनिस्टर को सुनने के बजाय नानी पालखीवाला को सुनना पसंद करते थे। ओके, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को अब फिनिश कर रहा हूँ। जाते जाते आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या क्या। पहले 7 राइट्स थे, अभी 6 रह गए। एक राइट है इक्वालिटी, एक है फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फॉलो वंस ओन रिलीजन, कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स, मुझे कहीं भी पढ़ने का, कोई भी कल्चर फॉलो करने का अधिकार है, एंड राइट टू गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर मेरा कोई राइट का हनन हो रहा है, उसको कोई किल करना चाह रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। ये राइट्स हैं। मैंने जैसे बताया प्रॉपर्टी का राइट 78 में लॉ बना दिया गया था कि आप प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को अब ख़त्म कर रहा हूँ। एक जाते जाते आपको मैं एक गीता का एक श्लोक बताना चाहूँगा जो यहाँ पे रिलेवेंट भी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब ये है, जैसे अर्जुन कृष्ण की तरफ देखते थे और कृष्ण ने उन्हें कहा कि जब जब इस पृथ्वी पे कोई तकलीफ़ आएगी, कोई सच्चाई को कुचलेगा और वे जो है झूठ का बोलबाला होगा, तो मैं अवतरित हो जाऊंगा। भारत का हर नागरिक आज सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह से देखता है। थैंक यू सो मच।